चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, इस चैप्टर में कल हमने ये समझा था, वो एक कंपनी जैसे अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करती है ना। फाइनल अकाउंट्स में दो स्टेटमेंट कंपनी तैयार करती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। बराबर ना, ये दोनों कंपनी तैयार करती है और इसे कंपनी को जनरली पब्लिश भी करना होता है कि न्यूज़पेपर मैगजीन्स में ये चीज़ें पब्लिश होती हैं। और कितनी बार कंपनी जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट पब्लिश नहीं करती, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अगले साल के कंपैरिजन भी पब्लिश करवाती है। बराबर, हमें इस चैप्टर में एनालिसिस में वही देखना होता है ना कि कंपनी का एक साल का फाइनेंशियल अकाउंट वो लोगों का कोई काम का नहीं है या ज्यादा काम का नहीं है, ऐसे समझो। लेकिन अगर कंपनी जो है वो 2 साल का फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो कंपैरिजन करके फिर अगर पब्लिश करे, तो वो लोगों के ज्यादा काम आएगा ना। लोग जो है वो इजीली कंपेयर कर पाएंगे कंपनी के नाम से कि भाई लास्ट ईयर कंपनी की सिचुएशन क्या थी और इस साल कंपनी की सिचुएशन क्या हुई। लोग ये कंपेयर कर पाएंगे ना, बराबर ना। और यही कंपैरिजन का कंपनी को भी बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो हम जो ये चैप्टर देख रहे थे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस तरह से एनालिस करती है, किस तरह से कंपैरिजन करती है, उसके बारे में समझ रहे थे। जिसमें देखा था कि जनरली दो मेथड आती है कंपैरिजन करने की, दो तरह के स्टेटमेंट कंपनी तैयार करती है। एनालिसिस के लिए दो तरह के स्टेटमेंट कंपनी तैयार करती है। पहला स्टेटमेंट जो कहलाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा वो आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। बराबर ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, कि जिसके बारे में कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझ रहे थे। बराबर, कि जिसमें कल हमने एक एग्जांपल देखा था, फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमने समझा था कि कैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वो हमने समझा था ना। और आज आज उसी को ही कंटिन्यू करें। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे देखें हम लोग। और सेम है, कंपैरेटिव करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस ही तो करना था उसमें। बराबर ना। आपकी टेक्स्ट बुक देखो कि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है उसमें भी आपको पूरा टेबल दिया हुआ है और लिखा हुआ है ना कि प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि इसमें भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो वो कैसे तैयार करेंगे, कि जैसे देखो मैंने तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन 5 का पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है कि हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सृष्टि कंपनी। उसमें नाम दिया हुआ है ना क्वेश्चन 5 में कि सृष्टि कंपनी का हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो उसका फॉर्मेट कैसे बनता है? फॉर्मेट में जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, फिर दो अमाउंट लिखी जाती है, अमाउंट 2016 और 17 की, एक पिछले साल की अमाउंट और एक इस साल की अमाउंट। आपके टेक्स्ट बुक में भले ही अमाउंट आगे पीछे दी गई हो, भले ही पहले 17 की दी गई हो फिर 16 की दी गई हो, लेकिन जब ये स्टेटमेंट तैयार करते हो तो उसमें हमेशा पहले 16 की अमाउंट और उसके बाद 17 की अमाउंट। बराबर ना, ऐसे 16 और 17 की अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद दो कॉलम जो हमें मेन फाइंड करनी होती है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। बराबर, यहां तक की चीजें, ये अमाउंट तक सब आपको दिया हुआ होता है, वो क्वेश्चन में है सब। आप लोगों को सिर्फ ये दो चीजें फाइंड करनी होती है, इंक्रीज और डिक्रीज। सही बात है ना। और इसमें कैसे करेंगे कि जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7 स्टेप्स आते हैं ना 7 स्टेप। तो वो 7 स्टेप्स पहले 1 2 3 4 करके लिख देंगे 7 तक। जो चीज मिसिंग हो, जो चीज क्वेश्चन में न दी गई हो, तो वो हमें लिखनी है। बराबर ना, लिखने तो ये सातों के सातों ही हैं। ठीक है, कंपैरिजन करना है मतलब ऐसा नहीं कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बस वही चीजें लिखकर और इंक्रीज डिक्रीज फाइंड कर लो, ऐसा नहीं करना है। बराबर ना, आपकी टेक्स्ट बुक में आधी आधी चीजें हैं, तो जो बाकी की चीजें मिसिंग होगी ना, जो स्टेप मिसिंग होंगे 1 to 7 में से, वो स्टेप आप लोगों को फाइंड करने हैं खुद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में है वही क्वेश्चन में लिखते जाते हैं एक एक करके स्टेप। जैसे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे सेल्स कहते हैं, तो वो तो दिया हुआ है ना आपकी टेक्स्ट बुक में।
बराबर, वो दी गई है, पहले 17 फिर 16 की अमाउंट दी गई है, यहाँ पर पहले 16 फिर 17 की लिखेंगे कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 में 19,50,000, 17 में 25,35,000, बराबर, पहले ये दोनों लिख देंगे हम लोग। फिर नंबर 2, पर ये इंक्रीज डिक्रीज आखिरी में फाइंड किया करो, वो इजी रहेगा फाइंड करने में, पहले ये सब लिख लो, ठीक है ना, पहले ये अमाउंट तक ये सब लिख दिया करो। जैसे फर्स्ट स्टेप लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसके बाद नंबर 2 अदर इनकम्स, अदर इनकम तो वो भी दी हुई है डायरेक्ट, जनरली हम लोग अदर इनकम में कुछ गैप छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दिए हुए हैं ना डायरेक्ट अदर इनकम, दोनों साल की दी गई है, तो वो अदर इनकम डायरेक्टली लिख दें कि 2016 में 1,90,000 जो टेक्स्ट बुक में है, और 2017 में 2,85,000, बराबर ना, ये दोनों दिए हुए हैं। अदर इनकम हो जाए तो फिर तीसरे नंबर पे आता है टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो हमें ढूंढना है, टोटल रिवेन्यू नहीं है ना, वो हमें फाइंड करना है। टोटल रिवेन्यू कैसे ढूंढते हैं कि ये जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स की इनकम और प्लस अदर इनकम, इन दोनों का प्लस ना, बराबर, 2016 में भी इन दोनों का प्लस करेंगे, 19,50,000 प्लस 1,90,000 तो 21,40,000, बराबर, और 2017 में भी इन दोनों का प्लस करेंगे, 25,35,000 2,85,000 तो उनका टोटल 28,20,000, बराबर, ऐसे हो जाएगा ना कि ये हो गया टोटल रिवेन्यू नंबर 3 कंप्लीट। टोटल रिवेन्यू के बाद नंबर 4 क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सपेंस। नंबर 3 हो गया, अब नंबर 4 लिखें एक्सपेंस का, कि ये एक्सपेंसेस, अब आपके वहां पर एक्सपेंस का डायरेक्ट टोटल नहीं है, उसमें देखो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, बरोबर ना, एक्सपेंस का डायरेक्ट टोटल नहीं है, तो अगर अलग अलग नाम लिखे हुए हैं तो हम लोग एक्सपेंस के अंदर भी सब अलग अलग नाम लिखेंगे, सही बात है ना, एक्सपेंस के सामने कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी अमाउंट नहीं दी गई, एक्सपेंस के अंदर नाम दिए हुए हैं तो वो नाम की अमाउंट लिखेंगे हम लोग, सही बात कि नहीं, कि जैसे देखो सबसे पहला आपको दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम लिखा हुआ है ना टेक्स्ट बुक में, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम वो सबसे पहले लिखा हुआ है, तो पहले वही लिख दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम दोनों साल की अमाउंट है, तो वो 2016 में लिख दें 9,50,000 एंड 2017 में 11,40,000, बराबर, ये कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस में ही आता है ना वो, तो वो लिख दिया। उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट वो भी एक्सपेंस में ही गिना जाएगा, तो वो एक्सपेंस में ही फाइनेंशियल कॉस्ट लिख दें, 16 में 1,50,000 और 2017 में 90,000, बराबर, ये फाइनेंशियल कॉस्ट हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे दोनों अमाउंट दी गई है, देखो दोनों साल में सेम अमाउंट है 16 और 17 में, तो सेम लिख देंगे दोनों में 60,000, बराबर ना, वो भी है एक्सपेंस में ही। और उसके बाद आखिरी अदर एक्सपेंस दिया हुआ है, तो अदर एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो अदर एक्सपेंस लिखेंगे कि अदर एक्सपेंसेस 16 में लिखें 3,40,000 और 17 में 4,25,000, बराबर, ये पहले लिख दिया ना। उसके बाद दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स वो तो आखिरी में लिखेंगे, वो जो स्टेप पे आएगा तब लिखेंगे ना, एक एक करके स्टेप लिखा करो, डायरेक्ट वो नहीं, ऐसे नहीं अदर एक्सपेंस के बाद ही आप लिख दो प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे नहीं लिखना है, बराबर, लिखने की मेथड समझना कि ये 1 2 3 4 ये लाइन वाइज स्टेप लिखते गए, नंबर 4 एक्सपेंस में जो भी नाम थे वो सब नाम लिखे, ये 4 नाम लिखे, अब ये 4 लिखे तो चारों का टोटल भी तो चाहिए ना, हम लोग हमेशा टोटल एक्सपेंस लिखते हैं कि नहीं, बरोबर। जनरली क्या होता था कि जब हम लोग चैप्टर 3 में फाइनल अकाउंट्स तैयार करते थे ना, उसमें अमाउंट की दो दो कॉलम होती थी, एक कैलकुलेशन के लिए फिर टोटल बाहर लिखते थे, अब इसमें तो ऐसा है नहीं कि टोटल कहीं बाहर लिखा जाए, तो इसीलिए एक्सपेंस में जो भी मिले ना आपको अदर एक्सपेंस, उसके बाद आपको लिखना है टोटल एक्सपेंसेस, बरोबर, क्या लिख देना है उसके बाद टोटल एक्सपेंस, एक लाइन अपनी लिखेंगे वहां पर, ये नंबर 4 में ही अभी चल रहा है, एक्सपेंस में ये चारों लिखे और उसके बाद ये टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस में क्या करना है, तो ये जो 4 एक्सपेंस लिखे उन चारों का टोटल, बरोबर ना, टोटल एक्सपेंस के लिए ये चारों का टोटल, मतलब 9,50,000 1,50,000 60,000 3,40,000, टोटल एक्सपेंस हो गया 15 लाख,
बरोबर। वैसे ही 2017 में कि इन चारों का टोटल, तो इन चारों का टोटल एक्सपेंस हो गया 17,15,000। बरोबर, ये मिल गया आपको टोटल एक्सपेंसेस। नंबर 4 कंप्लीट हो गया अब टोटल एक्सपेंस। अब नंबर 5 पे जाते हैं कि नंबर 5 अब लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करते हैं, ये टोटल रेवेन्यू उसमें से टोटल एक्सपेंस वो माइनस करते हैं। ये बीच वाली अमाउंट कुछ भी नहीं, टोटल रेवेन्यू और उसमें से ये टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे। टोटल रेवेन्यू जैसे 16 में 21,40,000, उसमें से ये 15 लाख माइनस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल का बचेगा 6,40,000। बरोबर, ये उसमें आ गया। और उसके बाद 17 में भी ऐसा ही करेंगे कि टोटल रेवेन्यू 28,20,000 और उसमें से एक्सपेंस एक्सपेंस 17,15,000। तो ये रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करें तो बचेगा कितना, 11,05,000। बरोबर ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,05,000। ये आ गया ना 16 और 17 दोनों का। ध्यान देना टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके लिखे। ओके, अब ये हो गया। तो उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपको दिया हुआ है, कितने दिए हुए हैं, 30%। लिखा हुआ है ना कि टैक्स कितने परसेंटेज देना है, 30%। मतलब ये जो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया ना उसके 30% निकालने हैं दोनों में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये मिला 6,40,000, उसके 30% निकालो तो 1,92,000। ठीक है ना, वो आ गया ना 1,92,000। वैसे ही इसमें इसमें आया था 11,05,000, उसके 30% निकालो तो 3,31,500। ठीक है, ये मिल गया प्रोविजन फॉर टैक्स, इनके 30% निकाल दिए। और फाइनली नंबर 7 लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बरोबर ना, आखिरी में क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कि जहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से ये टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर में करते थे वैसा ही इसमें भी है ना, इसमें कोई नया नहीं है, खाली ये दो ही प्लस माइनस नए हैं। तो 6,40,000 में से 1,92,000 माइनस करो तो यहाँ बचेगा 4,48,000। बरोबर, और यहाँ पे 11,05,000 में से 3,31,500 माइनस करो तो बचेगा 7,73,500। बरोबर, ये हो गया कंप्लीट आपके 7 स्टेप्स। हो गया ना, ये सब के सब कंप्लीट हो गए आपके। पहले यही लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सबसे पहले ये 7 स्टेप्स लिख दिए। अब ये जो सातों स्टेप लिख दिए तो आप क्या करें, तो अब बस इंक्रीज और डिक्रीज करना है हमें, फिर तो खाली प्लस माइनस ही ना। तो अब जो अगर यहाँ पर प्लस माइनस करें तो एक एक अमाउंट, एक एक जो भी अमाउंट दी गई है उसमें भले ये बीच में एक्सपेंस भी दिए हुए है ना, तो उन एक्सपेंस का भी, ठीक है ना, जो भी अमाउंट दी गई है सभी अमाउंट का प्लस माइनस करेंगे। कि जैसे देखो पहले सेल के बारे में है, पहले 19,50,000 थी, फिर 25,35,000 हो गई, इंक्रीज हो गई ना सेल। तो कितनी इंक्रीज हुई, तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 25,35,000 उसमें से 19,50,000 माइनस, तो बचेगा 5,85,000। इतना इंक्रीज हुआ ना, बराबर ना। और उसके परसेंटेज भी लिखेंगे, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। तो परसेंटेज ऐसे लिखेंगे कि ये जो मिला आपको इंक्रीज डिक्रीज, ये नंबर डिवाइड बाय ये टोटल जो 16 का है, बराबर, जो 16 की अमाउंट है, बेस ईयर की अमाउंट है, जो आंसर मिला डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई 100। बराबर, मतलब 5,85,000 डिवाइड बाय 19,50,000 मल्टीप्लाई 100। तो उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना मिल जाएगा, 30% मिल जाएगा। बरोबर ना, 5,85,000 डिवाइड बाय 19,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो वो 30% आंसर। सही बात है ना ये। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लाइन में कि देखो ये अदर इनकम थी, पहले 1,90,000 तो इंक्रीज होके 2,85,000 हो गई। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, तो इसमें से ये माइनस करो, कितनी इंक्रीज हुई, 285 माइनस 190, तो 95%, 95,000 इंक्रीज हुई। और उसको परसेंटेज में कि 95,000 डिवाइड बाय 190
मल्टीप्लाई 100, 95,000 डिवाइड बाय 190 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर 50%। बरोबर ना। ये इंक्रीज डिक्रीज की लाइन ऐसी है, आपको कोई न बोले तो भी आना चाहिए, आना ही चाहिए ना। ये तो बेसिक चीजें हैं कि आपकी अगर कोई भी अमाउंट यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुई है तो कितने परसेंटेज हुई, तो वो परसेंटेज ढूंढना तो हम लोग छोटे स्टैंडर्ड में ही सीख जाते थे। सही बात है ना। ये तो बेसिक चीजें हैं कि जो आंसर मिले डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, तो वो तो सीधा आंसर मिल जाता है, उसके लिए तो कोई फॉर्मूलाज वगैरह किसी की जरूर नहीं है। ये जैसे टोटल रेवेन्यू भी 21,40,000 से 28,20,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 6,80,000। और जो इंक्रीज हुआ तो 6,80,000 डिवाइड बाय 21,40,000 मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 करें, आंसर मिलेगा ये 31.78%। बरोबर ना। ये आ जाएगा ना आंसर। सब में ऐसे ही करना है ना। इसमें भी देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, तो 9,50,000 से 11,40,000 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, तो वो इंक्रीज हुआ 1,90,000। इसमें से ये माइनस करो, 1,90,000 इंक्रीज हुआ। परसेंटेज करने हो तो 190 डिवाइड बाय 9,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर मिलेगा 20%। बरोबर। अब जैसे यहाँ फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट 1,50,000 से 90,000 हो गया, कम हो गया, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। इन सब में, बाकी सब में इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ, 150 से 90 हो गया। कम करना हो तो 90 माइनस 150 कितना आएगा, 60,000, माइनस 60,000 आया। माइनस में ना 60,000 कम हो गया ना, सीधी सी बात है ना। 1.5 लाख से 90,000 हो गया, 60,000 कम हो गया। तो जो डिक्रीज होता हो ना, तो माइनस का सिंबल नहीं लगाते, उसे लिखते हैं ब्रैकेट में। कोई भी चीज अगर माइनस में आती हो तो उसका सिंबल -60,000 ऐसे नहीं लिखते उसमें। उसमें क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ब्रैकेट में 60,000। बरोबर। और फिर उसके परसेंटेज, तो परसेंटेज तो वैसे ही लिखने, परसेंटेज ढूंढने तो वैसे ही हैं कि ये 60,000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, वो तो वैसे ही ढूंढने, 60,000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर 40%। और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ये भी तो डिक्रीज में ही लिखेंगे ना, कि अमाउंट डिक्रीज होती है और परसेंटेज इंक्रीज होते हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो अगर ये माइनस में लिखा तो उसके परसेंटेज भी माइनस में 40%। आ रही है ना बात समझ में। तो ये डिक्रीज हो रहा था, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद देखो ये डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का दिया हुआ है 16 में 60,000, 17 में भी 60,000, दोनों सेम, न इंक्रीज न डिक्रीज। बराबर, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों सेम ही है। ये 60,000 तो ये भी 60,000। अगर दोनों सेम है तो उसमें क्या लिख देंगे, डैश। कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ डिक्रीज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, तो इंक्रीज डिक्रीज में भी डैश और परसेंटेज में भी डैश। समझ आ रहा है ना। कम होता हो तो ब्रैकेट में लिखेंगे, कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों सेम ही है, तो डैश कर देंगे कि कुछ भी चेंज नहीं। बाकी जिसमें इंक्रीज हो रहा हो तो बाकी सब प्लस में। तो अब ये बाकी आप कर सकते हो ना, कि ये 340 में से 425 हो गए तो 85,000 का इंक्रीज, फिर उसके वैसे ही परसेंटेज, ये डिवाइड बाय ये 16 के अमाउंट मल्टीप्लाई 100। तो अब कर सकते हैं कि नहीं ऐसा ही सब, बराबर ना। इन सब की अमाउंट आप फाइंड कर सकते हो ना, मिल जाएगी ना इजीली, क्योंकि इजी है चैप्टर और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये चैप्टर एकदम ऐसे ही सिंपल है कि बस ये फॉर्मेट बनाओ, अमाउंट लिख दो, जो अमाउंट भी आपकी टेक्स्ट बुक में ही दी गई है, सिर्फ काउंटिंग में इंक्रीज डिक्रीज करना है। ठीक है। तो ये सम आप खुद जो है वो अब आगे ट्राई करना, इन सब के भी परसेंटेज मैंने लिखे हुए ही हैं, अब ये आप लोग फाइंड करना उसमें। बराबर ना, सिंपल है ना। और ध्यान दो, जैसे ये बनाया ना हमने क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ही सुनो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, वो तीनों भी सेम इसी मेथड से करने हैं। कौन सा, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9, वो तीनों इसी मेथड से करना है, कि सिर्फ वैसे ही फॉर्मेट बनाकर और इंक्रीज डिक्रीज करना है। तो वो तीनों जो है ना वो आप लोग ट्राई करना, पहले पहले खुद ट्राई करना कि कैसे हो रहे हैं। और अगर खुद ट्राई कर लो उसमें, तो आंसर चेक करने के लिए मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में PDF रखी हुई है,
है ना, पीडीएफ का लिंक रखा हुआ है, तो आप उसमें फिर एक बार पीडीएफ चेक कर लेना, बराबर ना, आंसर उसमें से चेक कर लेना। इवन आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी इसके तो आंसर दिए हुए ही हैं, पूरे पूरे आंसर टेबल के साथ दिए हुए हैं उसमें, बराबर। तो आप भले टेक्स्ट बुक के पीछे से चेक करो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रखी हुई है, भले उसमें से चेक करो आप, ठीक है। तो ये जैसे क्वेश्चन 5 देखा, वैसे ही क्वेश्चन 6, 7 और 9 वो आपको करने, क्योंकि सेम मेथड है, बस इंक्रीज डिक्रीज ही करना है और कुछ भी नहीं। तो ये जैसे एक मेथड देखी ना, फिर जो दूसरे मेथड के सम्स हैं, आगे के क्वेश्चंस हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।